Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel The Lifeline. This is Usama Mukhtar and I am a third year law student. आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पंजाब 2005 को, और उसके हमने 1 से 12 सेक्शन तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट इसे स्टार्ट करते हैं, और आज हम जो कवर करेंगे सेक्शंस वो हैं सेक्शन 13 से सेक्शन 24 तक। सेक्शन जो 13 है वो थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस एक्ट का, जो कि है लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विसेज। पहले हमने पढ़ा था लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब हम इन द सेम वे पढ़ेंगे 13 सेक्शन से ऑनवर्ड लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विसेज। जो सेक्शन 13 है वो डिस्क्राइब करता है लाइबिलिटी फॉर फॉल्टी और डिफेक्टिव सर्विस। A provider of services shall be liable to a consumer for damages approximately caused by the provision of services that have caused damage। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई सर्विस हायर की है या किसी बंदे को हायर किया है अपने किसी काम के लिए, तो अगर वो कोई डैमेज कॉज करता है वो बंदा, ठीक है, जो अपनी सर्विस हायर की थी, तो अगर या आपको वो जो फुली तौर पर सेटिस्फाई नहीं करता और आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो काम नहीं करता, तो आप उससे डैमेजेस जो हैं वो वसूल कर सकते हैं, और वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लायबल है आपको डैमेजेस प्रोवाइड करने को। अब यहाँ पे फॉल्ट से मुराद क्या है? फॉल्ट एक्चुअली इन्वॉल्व्स फेलियर of falling below the care or skill of a competent and experienced driver in relation to the manner of driving and to the relevant circumstances of the case. It is enough if it is looked at sensibly a cause। तो इसका मतलब ये है कि फॉल्ट कोई भी हो सकता है। अगर कोई बंदा स्किलफुल है और वो कॉम्पिटेंट है या वो एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी वो अगर अपना काम पूरा नहीं कर रहा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने जिस काम के लिए किसी को हायर किया वो पूरी नहीं कर रहा, फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो आप उससे डैमेजेस वसूल कर सकते हैं अगेंस्ट द लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विसेज। अब नेक्स्ट सेक्शन 14 जो है वो डिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसका सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 जो है वो है वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ अ सर्विस इज़ रेगुलेटेड बाय अ स्पेशल लॉ, प्रोविंशियल और फेडरल स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय सच स्पेशल लॉ। अब इसका मतलब ये है कि ये कैसे तयन किया जाएगा कि एक सर्विस का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो वो इसमें जनरली ये कह रहा है कि अगर तो वो फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के बनाया गया है उसके ऊपर, अगर फेडरल या प्रोविंशियल लॉ उसके ऊपर मौजूद है तो उसको फॉलो किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और इसका जो सब सेक्शन 2 है वो कह रहा है वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ अ सर्विस हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड in any law or by the professional or trade body concerned, the standard shall be that which at the time of the provision of service a consumer could reasonably expect to obtain at that time in Pakistan। तो इसका सब सेक्शन 2 में वो ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी, कोई ट्रेड यूनियन या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद नहीं हैं जो कि ये तयन करें कि स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज एक्चुअली होंगे क्या, या उस बात के ऊपर, उस सर्विस के ऊपर कोई भी प्रोविंशियल या फेडरल लॉ मौजूद ना हो, तो फिर ये अज्यूम किया जाएगा कि जिस बंदे ने वो सर्विस हायर की थी उसकी इंटेंशन क्या थी, उसने रीज़नेबली एक्सपेक्ट क्या किया था। अगर तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल हुई है तो फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस के दायरे में आएगा। अदरवाइज़ अगर उसकी फुलफ़िलमेंट नहीं हुई, उसने जिस काम के लिए बंदा हायर किया था
उसे वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया, तो फिर वो बंदा डैमेजेस वसूल कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर से। अगर कोई लॉ मौजूद है, अगर प्रोविंशियल लॉ या फेडरल लॉ मौजूद है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज के लिहाज से, तो फिर देखा जाएगा कि क्या उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस प्रोवाइड की है। अगर लॉ मौजूद नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कि जिस बंदे ने हायर की थी उसने रीज़नेबली एक्सपेक्ट क्या किया था कि मुझे किस काम के लिए मैं हायर कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को। अगर उसकी फुलफिलमेंट होगी तो फिर हम उसको सू नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड इज़ एक्चुअली अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। हमने एक्चुअली सेक्शन 14 में डिस्कस किया है कि उस सर्विस का आखिर मयार क्या होगा और किस मयार पर पूरा ना उतरने पर उसको लायबल ठहराया जा सकता है। सेक्शन 15 रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ डैमेजेस। Where the consumer has not suffered any damages from the provision of service except lack of benefit, the service provider shall not be liable for any damages except to return of the consideration or part therefore and the cost। अब इसका मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो ये है कि जब तक आपको कोई डैमेज, कोई लॉस या कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, तब तक आप सर्विस प्रोवाइडर को डैमेजेस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है कि अगर आपने कोई सर्विस हायर की और आपको लगा कि ये मेरी जो है जिस काम के लिए मैंने इस सर्विस को हायर किया था वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो आप सिंपली उससे कंसिडरेशन वापस ले सकते हैं। आपने उसे जो पैसे दिए होंगे आप उससे वो सिंपली वो पैसे वापस ले सकते हैं। आप डैमेजेस के लिए उस सर्विस प्रोवाइडर को लायबल नहीं ठहरा सकते जब तक उससे कोई डैमेज, कोई नुकसान ना हुआ हो। नेक्स्ट सेक्शन 16 इज़ ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 states that where the nature of service is such that the disclosure of the capabilities or qualification of the provider of service or the quality of the products that he intends to use for provision of the service is material to the decision of the consumer to enter into a contract for provision of services, the provider of services shall disclose the same। अब सब सेक्शन 1 का मतलब ये है कि जहाँ पे ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर होगी, जहाँ पे कुछ नेचर ऑफ सर्विस ऐसी होगी कि सर्विस प्रोवाइडर पे ये लाजिम हो कि उसने अपनी काबिलियत को शो करना है, उसने अपने स्किल्स को शो करना है, तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले उस इंसान को जिसने वो सर्विस हायर की होगी उसकी ड्यूटी है सर्विस प्रोवाइडर की कि वो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर के तहत उसे अपनी काबिलियत और अपने स्किल्स को डिस्क्लोज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर का काम है कि आप पहले वो आपको बताए, उसने बाहर बोर्ड लगाया होगा, जाहिर सी बात है कि MBBS है या नहीं है। तो अगर आपने किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो उसका ये काम बनता है कि वो आपको ये बताए कि मैंने MBBS किया हुआ है और मैं इस चीज़ का स्पेशलाइजेशन मैंने की है इस चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में, और मैं आपका सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे पास ख़ास एक कॉम्पिटेंसी है और मैं स्किल्स रखता हूँ। सबसेक्शन 2 सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड सबसेक्शन 1 the government may by journal or special order require such disclosure in any case। सबसेक्शन 1 से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सबसेक्शन 2 का। बाय जर्नल जो गवर्नमेंट है वो किसी भी केस में बाय स्पेशल ऑर्डर जो है वो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर को मद्देनज़र रखते हुए आपसे आपकी रिक्वायरमेंट को पूछ सकती है, आपसे आपकी कॉम्पिटेंसी को, आपसे आपकी स्किल्स का पूछ सकती है। सेक्शन 17 प्रोहिबिशन ऑन एक्सक्लूजन फ्रॉम लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय virtue of this part to a person who has suffered damage shall not be limited or excluded by the term of any contract or by any notice।
सेक्शन 17 जो है वो ये कहता है कि आप किसी भी इंसान को जिसको नुकसान हुआ हो, सर्विस प्रोवाइडर ने उसका नुकसान किया हो किसी भी इंसान का, आप उस इंसान से कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या उसको ऐसा नोटिस नहीं दे सकते जिसमें ये लिखा हो कि आप सर्विस प्रोवाइडर से डैमेजेस या कंपनसेशन या माली मुआवजा नहीं हासिल कर सकते। ये इलीगल होगा। अब हम जो पार्ट 4 है हम उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑब्लिगेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के मैन्युफैक्चरर्स की ड्यूटी क्या हैं या उसके ऊपर कौन सी चीज़ें लाजिम हैं कि उसने वो चीज़ें ज़रूर करनी हैं और किसी भी तरह से उसे कोई एक्सेप्शन हासिल नहीं है। सो सेक्शन 18 कहता है प्राइसेस टू बी एग्जिबिटेड एट द बिजनेस प्लेस। अब इस टाइटल से हमें अगर देखा जाए सिंपली हमें ये समझ आती है कि इसका मतलब ये है कि किसी भी बिज़नेस प्लेस पर, किसी भी शॉप पर जो उसके अंदर बेचे जाने वाली चीज़ें होंगी उनका रेट डिस्प्ले होना चाहिए। अनलेस अ प्राइस कैटलॉग इज़ अवेलेबल फॉर इशू टू कस्टमर, द मैन्युफैक्चरर और trader shall display prominently in his shop or display center a notice specifying the retail or wholesale price as the case may be of every good available for sale in that shop or display center। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी शॉप के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर, किसी भी मार्केट में, किसी भी बाज़ार में आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो ये उस दुकान वाले की, उस प्रोडक्ट बेचने वाले की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों के ऊपर उनकी प्राइस लिखे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे मॉल्स में जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, हर आइटम के ऊपर उन्होंने उसकी प्राइस जो है, रिटेल प्राइस, वो मेंशन की होती है। तो वो ऐसे ही नहीं की होती, एक्चुअली वो इस लॉ को फुलफ़िल कर रहे होते हैं कि आपने हर चीज़ के ऊपर उसका रेट लिखना है। या तो आप हर चीज़ के ऊपर रेट लिख दें या आपने कोई कैटलॉग बनाकर कोई मेन्यू की शेप में आपने डिस्प्ले करनी है, आपने चीज़ों के रेट को डिस्प्ले करना है ओपनली। सेक्शन 19 स्टेट्स दैट रिसिप्ट टू बी इशूड टू द परचेजर। एवरी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हु सेल्स गुड्स shall issue to the purchaser a receipt showing। अब इसके में ये कह रहा है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो किसी चीज़ को तैयार कर रहा हो या कोई ट्रेडर जो किसी चीज़ को बेच रहा हो, तो वो उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो परचेज़र को, जो बंदा कोई चीज़ ख़रीदता है, उसको उसकी रसीद दे, उसको उसकी रिसिप्ट जारी करे। अब रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए ये भी आगे नेक्स्ट वो स्टेट करता है। 4 चीज़ें हैं जो कि मस्ट होनी चाहिए उस रिसिप्ट के अंदर। द डेट ऑफ सेल, सेकंड इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, द लास्ट इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस रसीद के ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चरर ने बेची हैं डिस्क्रिप्शन लिखी होनी चाहिए उनकी। और तीसरा ये है कि द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की प्राइस है लिखी होनी चाहिए। और लास्ट वन इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, उसका एड्रेस और उसका नाम उसके ऊपर, रसीद के ऊपर लिखा होना चाहिए। सेक्शन 20 सेज दैट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। Return and refund policy of a seller shall be disclosed to the buyer clearly before the transaction is completed by means of a sign at the point of purchaser। अब सेक्शन 20 का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर की ये ऑब्लिगेशन है, मैन्युफैक्चरर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी परचेज़र को पहले उसकी रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी से आगाह करेगा। हम पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं जो कि है अनफेयर प्रैक्टिसेस पर। सेक्शन 21 स्टेट्स दैट फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। नो पर्सन शैल मेक अ फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दैट। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि कोई भी इंसान जो है वो गलत या मिसलीडिंग
नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोडक्ट आर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, उसकी मतलब काइंड के लिहाज से कि ये चीज़ एक ख़ास तरह की मतलब काइंड रखती है या स्टैंडर्ड रखती है या ग्रेड, क्वांटिटी, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल। उस चीज़ के मतलब एक ख़ास चीज़ के स्टैंडर्ड में, उसके स्टाइल में, कंपोजिशन में, ग्रेड में, क्वांटिटी में कोई भी जो है डिसेप्टिव या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। सेकंड इज़ द प्रोडक्ट हैव पर्टिकुलर हिस्ट्री और पर्टिकुलर प्रीवियस यूज़, मतलब उसके प्रीवियस यूज़ के बारे में या उसकी पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में कि ये बहुत पुरानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी चीज़ को मिसरिप्रेजेंटली ये डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कोई बहुत हज़ार साल चीज़ पुरानी है, जबकि वो ऐसा ना हो, तो ये फ़ॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगी। द सर्विस आर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, स्टैंडर्ड और क्वालिटी, सर्विस के लिहाज से कि ख़ास तरह की सर्विस है, ठीक है, उस सर्विस के अंदर कोई झूठ बोला जाए, डिसेप्टिव कोई चीज़ बताई जाए या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन की जाए सर्विस के लिहाज से। द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय पर्सन हैविंग अ रिक्वायर्ड स्किल और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, या उस सर्विस प्रोवाइडर के लिहाज से झूठ बोला जाए कि ये बंदा ख़ास तरह की कोई स्किल रखता है या क्वालिफिकेशन रखता है या एक्सपीरियंस रखता है, जबकि इन रियलिटी ऐसा ना हो। द प्रोडक्ट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस्ड और रिकंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, या ये कहा जाए कि ये चीज़ जो है ये मैन्युफैक्चर की गई थी या प्रोड्यूस की गई थी और या रिकंडीशन की गई थी एट अ पर्टिकुलर टाइम, जबकि उस झूठ बोला गया हो, उसके अंदर फाल्सली रिप्रेजेंटेशन की गई हो। द प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज हैव एनी स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, एंडोर्समेंट, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, एक्सेसरीज और बेनिफिट्स। The products are new or reconditioned or have been in use for a particular period of time only, या मतलब वही इसकी रिप्रेजेंटेशन ही के लिहाज से ही ये बात चल रही है कि चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरह से आप फाल्सली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, कि अगर कोई चीज़ है बहुत देर से आप यूज़ की है लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ ये पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया है, ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। द सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस हैज़ एनी स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, इंडोर्समेंट और एफिलिएशन, या ये कहना कि जो सेलर है वो मतलब कि ख़ास तरह की कोई अप्रूवल रखता है कहीं से या उसकी एफिलिएशन है एक ख़ास कंपनी के साथ और ये जो प्रोडक्ट है ये भी उसी कंपनी की है, जबकि ऐसा ना हो। जैसे अब मार्केट में बहुत सारी लोकल चीज़ें या डुप्लीकेट आ जाती हैं और वो कहते हैं कि जैसे अब बाटा के जो शूज़ की बात की जाए तो बाटा जो है उसके नाम के साथ लोगों ने स्पेलिंग चेंज करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये लोगों को ये मिसलीड करते हैं, लोगों को मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत चीज़ें बेचते हैं। दी प्रोडक्ट और सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर समबडी वेल बीइंग, या किसी को ये कहना कि ये ख़ास तौर पर किसी बंदे की वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है, यही चीज़ यही सर्विस है सिर्फ। कंसर्न द एग्जिस्टेंस, एक्सक्लूजन और इफेक्ट ऑफ एनी कंडीशन, गारंटी, राइट और रेमेडी एंड द कंसर्न दैट प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से या उस चीज़ की गारंटी में या उस चीज़ की एग्जिस्टेंस पे जब आप मिसलीडिंगली रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को या फॉल्सली डिसेप्टिव वे से आप प्रेजेंट करते हैं तो ये सब जो हैं ये अनफेयर प्रैक्टिसेस में आएंगी। सेक्शन 22 के प्रोहिबिशन ऑन बैड एडवर्टीजमेंट। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 states that no person shall in trade advertise, supply at a specified price product or services with that person। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक बंदा है वो किसी भी चीज़ की ट्रेड नहीं कर सकता, उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता या किसी भी चीज़ को सप्लाई नहीं कर सकता एक ख़ास प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को, जब तक कंडीशंस हैं आगे फर्स्ट कंडीशन वो ये है डज़ नॉट इंटेंड टू ऑफ़र फॉर सप्लाई, जब तक उसके पास वो सप्लाई ना हो उस चीज़ को ऑफ़र करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात जब आप टीवी पर या वैसे आप मार्केट में बैनर्स लगे देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट देखते हैं कोई भी कि ये चीज़ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर जूता है या पर्टिकुलर कोई भी आपकी होम अप्लायंसेस हैं वो इस प्राइस पे आपको अवेलेबल होगी फ़लाँ दुकान पे। लेकिन जब आप जाते हैं और आप जाकर उससे कहते हैं कि मैंने ये चीज़ देखी थी
और आप अब मुझे इस प्राइस पे दें, तब वो ये फॉल्सली आर्गूमेंट करते हैं कि वो चीज़ जो है जो आपने देखी थी वो तो अब आउट ऑफ स्टॉक है एक्चुअली वो चीज़। एज अल्टरनेटिव हमारे पास ये चीज़ है जो ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये प्रोहिबिशन है इस चीज़ अकॉर्डिंग टू पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। अब सेकंड इसका जो पॉइंट है वो ये है, डज नॉट हैव रीजनेबली ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट दे कैन बी सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ पीरियड दैट इज and in quantities that are reasonably having regard to the nature of the market in which the person carries on business and the nature of the advertisement। अब दूसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ सप्लाई नहीं की जा सकती जो कि किसी मार्केट के अंदर रीज़नेबल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी किसी भी दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, आपको वो चीज़ 10 रुपए की दे रहा है, जबकि एट द सेम टाइम पूरी मार्केट में वो चीज़ 20 की या 25 की थी। तो इस बात की प्रोहिबिशन है कि आप रीज़नेबली किसी भी चीज़ की नेचर को या किसी भी चीज़ को ऑफ़र नहीं कर सकते। आजकल ये कस्टम है कि लोग उनके पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो उसका रेट कम बता देते हैं ताकि वो ग्राहक दोबारा उनके पास ही आए, उस चीज़ का परचेज़र उन्हीं के पास आए, आगे किसी और शॉप पे जाके वो चीज़ ना ख़रीद ले। सेक्शन 2 स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु हैज़ advertise product or services for supply at a specified price shall offer such product or services for supply at a price for a period that is and in quantity that are reasonably having regard to the nature of the market in which the person carries on business and nature of the advertisement। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने एक ख़ास प्रोडक्ट को या सर्विस को एडवर्टाइज़ कर दिया है एक ख़ास प्राइस के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस वो सप्लाई करेगा एक मुद्दत के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, और उन क्वांटिटीज़, अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ के ऊपर जो उसके पास हैं। अगर उसके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो वो उसके बाद वो चीज़ एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता जब उसके पास वो चीज़ मौजूद ना हो। जब उसके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सर्विसेज को आउटलेट कर सकता है। सेक्शन 3 states that any person may file a complaint for violation of provision of section 11, 16। ये दोनों डिस्क्लोजर हैं, डिस्क्लोजर ऑफ ड्यूटी है, और 18 and 19 ये मैन्युफैक्चरर ऑब्लिगेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स पे हैं, बिफोर द अथॉरिटी हु ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट सच इज केस फाइन द वायलेटर दैट may extend to 50,000 rupees and which may be recovered as arrears of land revenue। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर अथॉरिटी जो है वो ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई मतलब वायलेशन किया है तो उसको मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज़ का जुर्माना किया जा सकता है। अब सेकंड पॉइंट जो है सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्कस करता है पावर टू फाइल अ क्लेम। The authority may file a claim for declaring a product defective under section 4, 5, 6, 7 or 8, service as faulty or defective under section 13 without proof any damage actually suffered by a consumer but likely to be suffered keeping in view the general standard of the service। तो ये सिर्फ सिंपली वो इसमें यही कह रहा है कि आप इन सेक्शंस के तहत यू कैन फाइल अ क्लेम। Third point is the authority may file a claim before the consumer court for declaring any act on part of any person as being in contravention to part 4 and of this act without proof any damage actually suffered but likely to be suffered due to the said contravention। The fourth point is the authority on receipt of complaint or a reference from the Consumer Protection Council on his own motion may hold an inquiry as to defect in product or services or practices which contravene any of the provision of this act। No prior notice shall be required to be given to manufacturer of provider of services for the purpose of holding an inquiry। यहाँ पे जो अथॉरिटी से मुराद DCO है, वो कह रहा है कि DCO की अथॉरिटी ये है कि वो अगर उसके पास कोई रिसिप्ट आती है, कंप्लेंट की रिसिप्ट आती है, या
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से कोई रेफरेंस आता है या वो ख़ुद भी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। कैसे? अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होती है, कोई सर्विसेज प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंट्रवेन करती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ एक्ट, ख़ुद से कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और उसके लिए उसको किसी भी मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को इंक्वायरी का नोटिस जारी करने का ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये पावर टू होल्ड एन इंक्वायरी है। पॉइंट 5 इज़ द अथॉरिटी while holding an inquiry may direct the police or any other officer or authority of government to gather such evidence as deems necessary to be perform function in accordance with law which have an impact on the inquiry। इसको हम पावर टू कलेक्ट एविडेंस भी बोल सकते हैं। तो जो अथॉरिटी है वो किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी दूसरी अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को जो एविडेंस कलेक्शन के लिए कह सकती है, जो कि वो नेसेसरी समझती है कि एक पर्टिकुलर इंक्वायरी में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसेक्शन 6 स्टेट्स दैट द अथॉरिटी मे डेलीगेट हिज पावर अंडर द एक्ट थ्रू अ नोटिफिकेशन टू एनी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट विद इट्स पैरल अप्रूवल। अथॉरिटी जो है अपनी पावर्स को डेलीगेट्स कर सकती है, किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस को अपनी पावर जो है वो अप्रूवल देकर वो है अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। अब इसको हम पावर टू डेलीगेट पावर्स कहते हैं। सब सेक्शन 7 वो रिलेटेड टू है रेमेडी टू अग्रीड पर्सन है। एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर passed under subsection 1 may file an appeal before the government within 30 days of such order। तो अगर कोई अग्रीव पार्टी है वो समझ रही है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, केस की जो डिसीजन है ये गलत आया है या मेरे ख्याल के ख़िलाफ़ जो अथॉरिटी ने हुक्मनामा जारी किया है वो गलत था, तो अपील भी कर सकते हैं जो कि विदिन 30 डेज़ जो है वो फ़ाइल की जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। अब सेक्शन 23A को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो 23A है वो अमेंडमेंट एक्ट 2006 9 ऑफ 2006 के तहत इंक्लूड किया गया, जब से उससे पहले 2005 में ये सेक्शन मौजूद नहीं था इसके अंदर। सब सेक्शन 1 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड अपॉन द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट द पावर ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 23(1)। वो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है क्लेम को या पावर दे सकती है अथॉरिटी को एक्सेप्ट उन पावर्स के जो कि अंडर 23(1) हैं। सब सेक्शन 2 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू डायरेक्शन टू अथॉरिटी विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन और टू द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस दे सकती हैं अथॉरिटी को, डीसीओ को ये कह सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इस लिहाज से मोल्ड करें, इसमें ये मॉडिफिकेशन करें। सब सेक्शन 3 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट में एट एनी स्टेज मॉडिफाई और सेट असाइड एनी ऑर्डर और एक्शन ऑफ द अथॉरिटी सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एज इट मे डीम इट। तो सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो मॉडिफाई कर सकती है अथॉरिटी के एक्शन को, किसी भी अथॉरिटी के जो ऑर्डर उसने दिया होगा उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको सेट असाइड कर सकती है। मतलब डीसीओ ने कोई हुक्मनामा जारी कर दिया है तो उसको वो सेट असाइड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, ये गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं जो कि 24 सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। 24 सेक्शन इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। 24 सेक्शन subsection 1 states that the government shall set up a consumer protection council in the province। अब यहाँ पे गवर्नमेंट से मुराद जब भी गवर्नमेंट का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात की जा रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो सब सेक्शन 1 है कि गवर्नमेंट जो है, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो प्रोविंस के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को कायम करेगी। सब सेक्शन 2 इज़ The government may set up consumer protection council in one or more districts which shall report to the provincial consumer protection council। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक या
एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कायम कर सकती है, जो कि रिपोर्ट करेंगी बाद में। अगर उनके कोई इशू आता है तो वो प्रोविंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को रिपोर्ट करेंगी। सब सेक्शन 3 स्टेट्स दैट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शैल हैव सच other function as may be assigned to them by the government by notification in the official gazette। तो ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कोई स्पेशल काम जो है वो भी असाइन कर सकती हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ भी असाइन कर सकती हैं। सब सेक्शन 4 स्टेट्स दैट द provincial consumer protection council shall gather such information and data as may be necessary in order to remove unreasonable dangerous प्रोडक्ट एंड फैल्टी एंड डिफेक्टिव सर्विस फ्रॉम ट्रेड और कॉमर्स। सब सेक्शन 4 वो ये कहता है जो प्रोविंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो इंफॉर्मेशन और डाटा गैदर करेगी जो कि मार्केट के अंदर मौजूद डेंजरस और अनरीजनेबल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होगा। मतलब मार्केट के अंदर अगर कोई भी ख़राब चीज़ें बिक रही हैं, सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल उन डेंजरस या अनरीजनेबल प्रोडक्ट्स या फॉल्टी सर्विसेज के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेगी। सब सेक्शन 5 स्टेट्स दैट ईच कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शैल हैव एन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ consumers and associates of trade, industry and services as the case may be duly registered under the law for the time being in force, provided that the representation of consumer on the council other than any ex officio member shall not be less than 50% of the total membership। सब सेक्शन 5 के अंदर ये कह रहा है कि जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की तश्कील देंगे तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कंज्यूमर की, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोगों की उस काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेस दैन 50% नहीं होनी चाहिए। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज़ लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 24 सेक्शन से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सो होप सो कि आपको जो बेयर रीडिंग करके जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कुछ बेसिक आपके आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।